नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंस मैथ मैजिशियन में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 का दूसरा प्रश्न। तो यहाँ दूसरा प्रश्न का पहला प्रश्न है और वो प्रश्न है क्या है, देखो यहाँ दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, ये चार स्थितियां दे रखी है इस दूसरे प्रश्न में, जिनमें का पहला प्रश्न ये है। इस प्रश्न को फटकर, इस स्टेटमेंट को फटकर आपको द्विघात समीकरण के रूप में इसको लिखना है। ठीक है, तो ये प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कोई आयताकार भूखंड है, कोई खेत है जो आयतक के आकार का है और उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उस क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। यानी जो लंबाई है ना, जो चौड़ाई के दोगुने से एक ज्यादा है। चौड़ाई का दोगुना करेंगे और उसमें एक जोड़ेंगे तो हमको लंबाई प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये प्रश्न है। तो इसको द्विघात समीकरण में रूप में लिखना है केवल, है ना। उसके मूल ज्ञात नहीं करने हैं हमको, केवल इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो देखो, ये एक आयत है कोई। ठीक है, और आयत में क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई। आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये आप जानते हो। ये कोई आयत है ABCD, और इसकी जो लंबाई है ना, जो चौड़ाई से के दोगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई के दोगुने से है ना, तो चौड़ाई को यहाँ x मानना पड़ेगा। देखो, अगर इस चौड़ाई को x मान लेंगे हम, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक। यानी चौड़ाई का दोगुना करो तो देखो, चौड़ाई x है तो x का क्या कर दिया हमने, दोगुना। x को किससे गुणा कर दिया, 2 से। और इससे भी एक अधिक है तो इसमें क्या जोड़ दो, एक जोड़ दो। ओके, तो ये तो आ गई AB लंबाई 2x+1, और ये है इसकी चौड़ाई। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई। चौड़ाई को मानना पड़ेगा क्योंकि चौड़ाई की दोगुनी है वो, भूखंड की चौड़ाई। ओके, क्या मान लिया इसे, x मान लिया, है ना। तब अगर इसको x मान लिया तो तब लंबाई क्या होगी, लंबाई होगी इसकी चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक। तो देखो, x को 2 से गुणा करो पहले, ये तो चौड़ाई है, इसका दोगुना करा और इससे एक अधिक, यानी इसमें एक जोड़ दो, तो ये आ गई लंबाई। ओके, अब देखो, अब प्रश्न में हमको दे रखा है भूखंड का क्षेत्रफल, यानी जो आयताकार आकृति है ना, जो खेत है उसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो लिखो यहाँ भूखंड का, सॉरी, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ये दे रखा है ना हमको, तो इसको लिख लो भूखंड का क्षेत्र। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल वो कितना दे रखा है, यहाँ दे रखा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। तो 528 दे रखा है मीटर स्क्वायर। तो आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। सूत्र जमा दिया इसके नीचे, आयत का भूखंड का क्षेत्रफल के नीचे आयत का भूखंड का क्षेत्रफल जमा दिया, सूत्र बराबर है 528 के। ओके, आप देखो, लंबाई तो क्या है, चौड़ाई क्या है, लंबाई है यहाँ 2x+1, जो अभी अपन ने निकाली थी, मानी थी, और चौड़ाई है x। ठीक है, तो गुणा x, ये बराबर 528 के है। अब इसको कर लो गुणा अंदर, x को 2x से गुणा करेंगे तो दो तो गुणा है ही, और x गुणा x हो जाएंगे तो x स्क्वायर, है ना। प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और 1 गुणा x करेंगे, x गुणा 1 करेंगे तो आएगा x बराबर 528। ओके, अब देखो आगे, हमें इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूं रेफर के लिए, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। ओके, ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a 0 नहीं होना चाहिए ना। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, तो इसके रूप में हमको इसको लिखना है। तो देखो, इस 528 का पक्षांतरण करके इसे बाई तरफ लिया है, तो देखो 2x² + x माइनस का 528, ये प्लस का था इधर को, तो पक्षांतरण होकर माइनस का हो जाएगा। तो एक द्विघात समीकरण बन गया इस स्टेटमेंट के अनुसार। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया, दूसरे का पहला। अब देखो, दो प्रश्न संख्या 2 का दूसरा। ठीक है, इसमें भी द्विघात समीकरणों के रूप में लिखना है इस स्टेटमेंट को। दूसरा प्रश्न क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दे रखा है, 306 दे रखा है। कि कोई दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है और उनको गुणा करने पर क्या आएगा, 306 आएगा, और हमें उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें एक द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, तो देखो, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या। देखो देखो, ये 0 है, 1 2 3, और ये माइनस वाले, -1 -2, ये सभी पूर्णांक है। ठीक है, लेकिन हमें धनात्मक पूर्णांकों की बात चल रही है ना। तो धनात्मक पूर्णांक हो गए 1 2 3 4 5, और क्रमागत। ठीक है, तो क्रमागत में एक के बाद एक आए, जैसे पहला पूर्णांक 3 होगा ना, तो इसके बाद में पूर्णांक आता है 4, यही हमको लेना है, यानी एक ज्यादा। ओके, वही होते हैं क्रमागत पूर्णांक। जैसे 4 के बाद में क्या आता है, 5 आता है, तो ये भी एक ज्यादा है। तो ये धनात्मक क्रमागत पूर्णांक होंगे, एक के बाद एक आने वाले। ठीक है, तो पहला पूर्णांक मान लो x। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन होगा, माना पहला पूर्णांक
पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, ठीक है। तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, क्रमागत की बात चल रही है तो इसके बाद आएगा और वो एक अंक ज्यादा होगा, तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, वो इससे एक ज्यादा होगा क्योंकि क्रमागत आ रहा है और क्रमागत जो आगे आता है वो एक ज्यादा ही होता है, x+1। ओके, तो इनका गुणनफल प्रश्न के अनुसार इनका गुणनफल कितना दे रखा है प्रश्न में, 306। 306 जब इन दोनों पूर्णांकों को गुणा करेंगे, क्रमागत पूर्णांकों को, तो 306 आएगा। तो करो गुणा x+1 बराबर 306। अब गुणा कर लो इनको, x को x से गुणा करेंगे तो x² आएगा, प्लस x को 1 से करेंगे तो x आएगा, बराबर 306। ये एक द्विघात समीकरण है। इस 306 का भी पक्षांतरण करके इसे बाई तरफ ले आओ, इधर से इधर को, x² प्लस x, ये प्लस का 306 है तो इधर को आगे माइनस का 306 हो जाएगा, बराबर के दाई तरफ 0 बच जाएगा। तो ये हमको प्राप्त होगा, एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगा, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न भी हो गया। तीसरा, अब इसके मूल निकालेंगे ना आप, मूल, तो जो धनात्मक पूर्णांक आएंगे वो आएंगे 17 और 18। जब x की वैल्यू निकालेंगे गुणनखंड विधि से या किसी और विधि से, तो मूल आएंगे ना तो 17 और 18 आएंगे, लेकिन हमको यहाँ नहीं करना है क्योंकि इसमें केवल पूछा है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न भी हो गया अब दूसरे का। तो ये है प्रश्न संख्या 2 का तीसरा प्रश्न। आप देखो तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ है जो रोहन से कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल, यानी उनके वर्ष में जो आयु है उनका गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, जब 3 साल बाद उनकी आयु को गुणा करेंगे आपसरी में, तो वो कितने आएगी, 360 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु याद करनी है, इसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो इसमें पूछा गया है रोहन की वर्तमान आयु, तो आप रोहन की वर्तमान आयु को ही मान लो x, ठीक है, जो पूछा है ना उसको ही मान लो। देखो आपको यहाँ, देखो मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, उससे जब से शब्द आता है ना उसको हम मान लेते हैं x। जैसे से किसके लिए आया है, उस मतलब रोहन के लिए, तो रोहन की आयु को x मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पूछा भी रोहन के लिए है तो रोहन की आयु को x मान लो। तो माना रोहन की आयु, वर्तमान आयु क्या मान ली, x। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। अगर रोहन की आयु x है तो उसकी माँ की कितनी होगी, उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तब रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु माँ की वर्तमान आयु कितने वर्ष बड़ी है, वो 26 वर्ष बड़ी है। तो 26 वर्ष बड़ी है तो इसमें 26 जोड़ दो x में, क्योंकि रोहन की तो x है तो माँ की आयु के लिए 26 जोड़ देंगे, ठीक है, वर्ष। अब देखो प्रश्न में क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात यानी अब नहीं, 3 साल बाद में उनकी आयु को जब गुणा करेंगे तो 360 प्राप्त होगा। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी होगी, देखो वर्तमान में तो x है, 3 वर्ष पश्चात x+3 हो जाएगी, इसमें 3 जोड़ देंगे। तो यहाँ एक स्टेप और लिख लो, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु इसमें 3 जोड़ देंगे, ओके, x+3, वर्तमान आयु तो x है, 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, x+3, ओके। यो ही उसकी माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी, माँ की आयु, देखो माँ की वर्तमान आयु कितनी निकाली हमने, x+26 है ना, तो 3 वर्ष पश्चात निकालने के लिए इसमें 3 और जोड़ देंगे, x+26+3, तो ये हो जाएंगे देखो 26 और 3 29 हो जाएंगे ना, ओके। तो ये 3 वर्ष पश्चात रोहन की उसकी माँ की आयु निकाल ली। तब प्रश्नानुसार इनको गुणा करेंगे ना तो आएगा 360। तो करो इनको गुणा, दोनों की आयु को। देखो रोहन की आयु है x+3, 3 वर्ष पश्चात की बात की चल रही है वर्तमान से, गुणा करेंगे x+29 को, उसकी माँ की आयु को। जब दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 360। तो ये इसको जब हम सरल करेंगे तो द्विघात समीकरण प्राप्त होगा ना, ठीक है। तो करो सरल आगे। तो देखो इन दोनों रेखिक गुणनखंडों को गुणा करेंगे हम, रेखिक गुणनखंड है, दो द्विघात बहुपद था ना उसके गुणनखंड है। देखो x को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x को x से गुणा करेंगे तो x², फिर x को 29 से गुणा करेंगे तो +29x आएगा, ओके। ये दोनों से गुणा हो गया। अब 3 को गुणा करेंगे x से, जब 3 को गुणा x से गुणा करेंगे तो 3x, वो भी प्लस का क्योंकि यहाँ सब जगह प्लस ही है। अब 3 को 29 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3 नाम 27, हासिल की 2, 3 दूनी 6, 2 8, ठीक है, 29 3 87 होता है, बराबर 360, ठीक है। अभी द्विघात समीकरण बन रहा है, देखो धीरे धीरे। जब 360 को हम पक्षांतरण करके इधर लेके आएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, देखो x² प्लस, देखो 29x और 3x ये दोनों जुड़ेंगे क्योंकि यहाँ x वाले पद है, तो ये हो जाएगा 32x, ये दोनों जुड़ के, ठीक है, प्लस 87 यो का यो, और ये 360 पक्षांतरण होकर आएगा ना इधर को तो माइनस हो जाएगा,
ठीक है, बराबर 0। ओके, अब देखो आगे एक्स स्क्वायर तो यूं का यूं, और ये 32x भी यूं का यूं। अब देखो प्लस का 87 और माइनस का 360, देखो प्लस और माइनस आ रहा है तो दोनों घटेंगे, बड़े में के छोटा घटेगा, और साइन उसका आएगा जो बड़ी संख्या है, यानी माइनस की संख्या आएगी। देखो 360 में 87 घटाओ, तो 360 में आप 87 घटाएंगे तो 273 आएगा, और माइनस का 360 बड़ा है, बड़ा अंक 360 है 87 में से, और माइनस का है तो माइनस की चिन्ह आएगा यहाँ पर, बराबर 0। तो ठीक है, हमको ये भी एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगा इस स्टेटमेंट का। ठीक है, इतना ही हमसे प्रश्न में पूछा है। अगर आप इसके मूल निकालेंगे, रोहन की वर्तमान आयु भी निकालना चाहेंगे, तो वो आएगी 7 वर्ष, एक्स की वैल्यू 7 आएगी, है ना, और उसकी माँ की 26 साल बड़ी है तो वो 33 आ जाएगी। ठीक है, ओके, अब इस प्रकार ये तीसरा सवाल भी हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का है चौथा प्रश्न। ठीक है, चौथे प्रश्न में भी हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है इसको। तो प्रश्न क्या है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कि कोई रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर चलती है। ठीक है, दूरी कितनी है टोटल, 480 किलोमीटर दूरी चलती है। यदि इसकी चाल को क्या कर दिया जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, यानी धीरे चलने लग जाए। कितने धीरे चलने लग जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलने लग जाए, तो वह इसी दूरी को यानी 480 किलोमीटर को ही तय करने में कितना घंटा अधिक लेगी, 3 घंटा अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, इसके लिए हमें द्विघात समीकरण बनाना है। ओके, अब देखो रेलगाड़ी कितने कम किलोमीटर हो गई, 8 किलोमीटर। जब रेलगाड़ी धीरे हो गई तो समय तो ज्यादा लगेगा ही दूरी को तय करने में, और वो कितना लगेगा, 3 हॉर्स। तो हमें समय ज्यादा लग रहा है, तो हम दोनों स्थितियों में समय निकालेंगे, और फिर इनका डिफरेंस होगा ना, वो 3 घंटे का होगा, उस हिसाब से हम करेंगे ना। तो पहली स्थिति में मान लो हमें माना रेलगाड़ी की चाल, क्योंकि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो उसको ही मान लो। देखो माना रेलगाड़ी की चाल, क्या मान लिया, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तब समय, और ये भी लिख लो कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी इस रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर दूरी तय की जा रही है ना, वो किस चाल से तय की जा रही है, मान ला x किलोमीटर से तय की जा रही है। तो देखो समय कितना लगेगा इसको, इस दूरी को तय करने में, तब समय बराबर हो जाएगा, समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल, ये आपको ध्यान रखना है ना। अगर आपको समय निकालना होता है तो दूरी में किसका भाग दे दोगे, 4 चाल का। तो देखो दूरी तो है 480, और चाल कितना है, x। ओके, तो ये समय आएगा घंटों में, और है ना, HOURS। ओके, जब रेलगाड़ी x किलोमीटर चल रही तो 10 समय आ गया ये। ओके, अब देखो यदि रेलगाड़ी की स्पीड कितने किलोमीटर कम हो जाती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे, तो यहाँ लिखो रेलगाड़ी की कम हुई चाल या घटी हुई चाल, कमी हुई चाल। तो 8 किलोमीटर कम हुई थी ना, तो 8 कम कर दो, जैसे पहले तो शुरुआत में थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसमें से 8 कम कर देंगे हम, तो x-8 किलोमीटर प्रति घंटा ये नई चाल है। जब उसकी स्पीड को कितना कम किया जाता है, 8 किलोमीटर कम किया जाता है। तो अब समय कितना लगेगा इस चाल से चलेंगे तो वही समय दूरी बटा चाल होता है सूत्र, दूरी बटे चाल। समय निकालने का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। ओके, देखो दूरी तो वही है 480, लेकिन चाल है वो घट गई, वो हो गई x-8, ये हो गया समय। ओके, लेकिन जब हम x-8 से गति से चलते हैं, कम स्पीड से चलते हैं, तो समय ज्यादा लगेगा, तो ये वाला समय है ना वो ज्यादा है, मतलब इन दोनों समय का डिफरेंस कितना दे रखा है, 3 घंटे अधिक है, तो ये वाला बड़ा समय है। तो प्रश्नानुसार जो बड़ा समय है, कम स्पीड से चलते हैं, वो वाला समय है, वो कितना है, 480 बटे x-8। ठीक है, ये एक बड़ा समय है जो कम स्पीड से चलती है ना ट्रेन। इसमें से हम अगर इस समय को घटाएंगे, जब रेलगाड़ी x किलोमीटर से चल रही थी, तो समय का डिफरेंस कितना आएगा, वो आएगा 3 घंटे, बराबर 3 घंटे। तो ये हमें समीकरण प्राप्त हो गई। अब इसको हमें लिखना है द्विघात समीकरण की फॉर्म में। ठीक है, तो देखो करो द्विघात समीकरण की फॉर्म में। देखो इसको जब आगे आप सॉल्व करोगे तो इसके लेसन लोगे इसको, है ना। पहले देखो 480 कॉमन ले लो आप, 1/x-8, 480 कॉमन ले लिया ना, -1/x बराबर 3। ओके, अब देखो ये 480 है ना, जो इस 3 के बटे में आ जाएगा, तो देखो ये 480 तो 3 के बटे में आ गया, 3/480, और ये 3 से कट जाएंगे दोनों। ठीक है, और यहाँ जो बचा 1/x-8 -1/x, ये दोनों सरल होंगे, तो इन दोनों का लय से लेंगे हम x-8 का x का, तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे लय से में, x × x-8। और देखो मैं आपको बताऊं, जब गुणों की जैसे आप गुणा करते हो इनको लय से लेने के लिए, जब गुणा करते हैं तो इनको क्रॉस गुणा कर लिया करो सीधा, x को 1 से गुणा कर लो और x को -8 से गुणा कर लो, जब ये दोनों गुणा होते हैं ना तब के लिए है। तो 1 गुणा x करेंगे तो x माइनस, ये चिन्ह माइनस यूं का यूं है, और x-8 को गुणा करेंगे 1 से तो x-8। अब यहाँ x-8 एक यूनिक संख्या ध्यान रखना, इसलिए यहाँ कोष्टक लगाना जरूरी है। ओके,
ठीक है। अब देखो जब इसको हल करोगे ना आप, देखो इस x से ये x कट जाएगा, x माइनस एक्स होना ना, और इस माइनस से ये माइनस माइनस मिलकर क्या करें, दोनों हो जाएंगे प्लस का 8। ठीक है, 8 अपॉन इन दोनों को गुणा कर दो, अंदर x गुणा x करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और माइनस 8 गुणा x करेंगे तो माइनस का 8x। आ गई बात समझ में? देखो x से x कट जाएगा, x माइनस एक्स 0 होता है, और ये माइनस और ये माइनस है, दोनों प्लस हो जाएंगे, 8 ही बचेगा। ओके, अब ये दोनों भी कट जाएंगे, ये दोनों कटेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 का भाग दो, 3 एकम 3, और 480 में जब 3 का भाग देखो ना आप, तो आएगा 160, यानी 160। देखो 3 एकम 3, 3 6 18 और 0। ओके, अब इनका वज गुणा कर दो, इनको वज गुणा, तो देखो आगे यहाँ कर दो आप, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8 है, इसको किससे गुणा करना है, 1 से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 को 1 से गुणा करेंगे तब तो ये योग का योग आएगा, क्योंकि 1 से गुणा करने पर वो संख्या जो की जो आ जाती है। और 160 को किससे गुणा करेंगे, 8 से। ओके, करो गुणा और इसका पक्षांतरण भी कर लो। देखो गुणा करेंगे ना 8, 160 को 8 से, तो देखो देखो जीरो तो यूं गयो, 8 6 48, हासिल की 4, 8 एकम 8 और 4 12, तो ये आएगा 1280। अब इसका पक्षांतरण भी कर लो, इधर को एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280, तो ये बन गई द्विघात समीकरण। इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है, देख लो, तो एक द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 4.1 के दूसरे प्रश्न के सभी प्रश्न कर लिए हैं। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।